हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के सबसे पहले चैप्टर यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डीपली समझ पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड अगर केस स्टडीज आपके एग्जाम्स में आती हैं तो आप इजीली उनसे उस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको टैकल करके आप हैंडल करके आंसर कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुली इस वीडियो को आप लोग सुनिए और एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि केस स्टडीज ट्विस्ट होकर के आ सकती हैं, वो इस तरह से फ्रेम हो सकती हैं कि हो सकता है कुछ वर्ड्स की वजह से केस स्टडी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझा जाए कि इसका कॉन्सेप्ट, इसका केस स्टडी सब कुछ हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाली हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में आएंगी वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया है आपके इजी होने के लिए, तो अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके अगर पढ़ाई करेंगे तो काफी इजी वे में हमको ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो देखते हैं, जो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 टॉपिक प्लस 3 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हम कोऑर्डिनेशंस के बारे में समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। तो मेनली यही टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा इन 5 टॉपिक्स के ऊपर। कौन कौन से? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक्स में क्या होता है और केस स्टडीज कैसे आती हैं। तो हम एक एक टॉपिक को बोर्ड्स पे एक्सप्लेन करते हैं और नोट्स लिख देते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। पेपर पेन लेके आप भी बैठ सकते हैं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बोर्ड पे नोट्स लिख देते हैं, आप इसको एक बार नोट्स कर लीजिएगा। आइए, मैंने डेफिनेशंस बोर्ड्स पे लिख दिए हैं और कोशिश किया है कि 2-3 डेफिनेशन दे सकूं ताकि मैनेजमेंट को आप ज्यादा डिटेल में पढ़ सकें। आइए डेफिनेशंस की बात करते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, व्हाट इज मैनेजमेंट या डिफाइन मैनेजमेंट। तो हम उस कंडीशन में आंसर कैसे देंगे? तो देखिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे इजी और छोटा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के लिए कहा गया है इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। अब यहां सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम, आपको इजी हो जाए। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप भाग भाग के दौड़ के काम करें। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजर वर्क नहीं करते हैं, वो अपनी टीम से वर्क करवाते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। मतलब आपकी टीम है, आपके पास लोग हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उनसे आप वर्क कैसे करवाते हैं, कितना इफेक्टिवली करवाते हैं और कितना इफिशिएंटली करवाते हैं। देखिए, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। पहला डेफिनेशन हो गया। सर, इस डेफिनेशन को और थोड़ा डिटेल में जाके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब देखिए, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, किसी और से काम करवाना, पर कैसे किसी और से काम करवाएं? तो इसके लिए हम एक और डेफिनेशन को देख सकते हैं जो ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन है। तो द सेकंड डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो है इट इज अ प्रोसेस। देखिए, यहां अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो लगातार चलती रहती है चीजें। मैनेजर ऐसा नहीं एक बार करके चला गया, वो लगातार मैनेज करता है। तो इट इज अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? क्या क्या इसमें कंसिस्ट होता है? इट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहां ताकि बोर्ड्स पे जगह बच सके, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप समझिएगा। प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
देखिए ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, अगर चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस है, यानी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं एक मैनेजर को। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है। अब देखिए सीक्वेंस गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस एक के बाद एक जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्यों ये सारी चीजें क्यों करते हैं हम? फॉर अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब हम कह सकते हैं अचीवमेंट, या पाने के लिए, या कंप्लीट करने के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ। अच्छा, ये आपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया या टास्क को कंप्लीट किया, तो इसमें यूज किया है आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को। पहला, पीपल एंड रिसोर्सेज। पीपल एंड रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज यानी प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे, मनी, ये चीजें मौजूद हैं, उन चीजों को साथ में लेकर के, और पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्स, इन तीनों चीजों को साथ में मिला करके आपने मैनेजमेंट किया। मतलब शॉर्ट में अगर मैं डेफिनेशन को अगर कहूं तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ planning, organizing, staffing, directing, controlling for the accomplishment of objective by the use of people and resources। सर दो डेफिनेशन तो हो गए और हमने समझ भी लिया, क्या कोई चीज मिस हो रहा है? देखिए इस डेफिनेशन में कुछ चीजें हिडन हैं जो अगर डिटेल में आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा। वो क्या चीजें हैं कि ये सारी चीजें हम लोग करते किस लिए हैं? मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट करने का मतलब होता है किसी भी वर्क को हम ज्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में कर सके गोल अचीव करने के लिए। शॉर्ट वर्ड में इफेक्टिव और इफिशियंसी के साथ गोल अचीव करने के लिए अगर हम वर्क करते हैं तो वो बेटर मैनेजमेंट है। तो हम कह सकते हैं एकदम शॉर्ट इक्वेशन अगर बनाना हो तो इफिशियंसी प्लस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू मैनेजमेंट। इफिशियंसी प्लस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू मैनेजमेंट एंड दिस इज डन फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये तो डेफिनेशंस की बात हो गई। मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशंस आपके माइंड में आ जाएं, बैठ जाएं, लेकिन इस डेफिनेशंस को देखने के बाद हमको बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, वर्ड इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको एलिमेंट्स मिले मैनेजमेंट के। सर कौन कौन से एलिमेंट्स मिले? मैनेजमेंट के तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिले हैं। सबसे पहला एलिमेंट देखिए मैंने यहां पे अंडरलाइन किया, प्रोसेस, यहां मैंने लिख भी दिया है, देखिए एलिमेंट्स। पहला है प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, बिना प्रोसेस के मैनेजमेंट नहीं हो सकता। सेकंड, इफिशियंसी, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और इफिशियंसी नहीं है देन इट इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। एंड इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस भी नहीं है देन इट इज ऑल्सो नॉट गुड मैनेजमेंट। मतलब हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है किसी भी वर्क को इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से करने का। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन टॉपिक से क्या क्या आ सकते हैं? इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला डेफिनेशन, दूसरा इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर लिख सकते हैं। फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए ये फंक्शंस यहां पे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों किया जाता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब एलिमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है डिटेल्ड में, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस। सेकेंड, व्हाट इज efficiency. Third, what is effectiveness? Fourth, what is the difference between effectiveness and efficiency? What is the difference between effectiveness and efficiency? And fourth, केस स्टडी में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा जिसमें बता दिया जाएगा कि एक मैनेजर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को एक वर्क दे दिया गया, उस वर्क को उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। अब उस वर्क को कंप्लीट करने में उनको कुछ टाइम लगता है, कुछ कॉस्ट लगता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना होगा मिस्टर एक्स एक इफेक्टिव है मैनेजर कि इफिशिएंट मैनेजर हैं या दोनों मैनेजर हैं, वो और बेटर मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक इसमें हम और ऐड कर देते हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस क्यों कहा जाता है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है और कैसे करते हैं। तो 1 मिनट में हम उसको भी बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपको लोग के लिए इजी हो जाएगा। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर चुके होंगे। अभी हम प्रोसेस, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में लिखेंगे। आइए देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था इट इज प्रोसेस
अब वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रोसेस, क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मैंने बताया था अभी डेफिनेशन में कि उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको हम वन बाय वन, एक के बाद एक करते रहते हैं, इसीलिए इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। और वो सारे स्टेप्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रिलेटेड होना और डिपेंडेंट होना देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं। रिलेटेड मतलब कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, तो जुड़े हुए हैं। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक के बिना दूसरा कंप्लीटली नहीं किया जा सकता। मतलब कि हम अगर प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं तभी ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा तभी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी इन सब का काम अलग है। प्लानिंग का काम अलग है, स्टाफिंग का अलग है, डायरेक्टिंग का अलग है, कंट्रोलिंग का अलग है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग है। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट बट सेपरेट, and the functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling। मतलब कौन कौन सी 5 चीजें हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वही यहाँ पे स्टेप्स, जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है ना स्टेप्स, ये रहे, या फंक्शंस, इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं, इनको आप लोग को फॉलो करना है वन बाय वन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है बट सेपरेटेड है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ओके सर, प्रोसेस क्लियर हो गया, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मैं कैसे आंसर दूंगा ये भी क्लियर हो गया। अभी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी बचा है। देखिए इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी से हर साल किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस शायद डायरेक्ट या फिर ट्विस्ट करके देता जरूर है। 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 मार्क्स आने के चांसेस हैं। इस साल से एमसीक्यू आ गया है तो उसमें भी चांसेस हैं आने के। क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ के इसका आंसर हम लोग देंगे। तो देखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी इस वर्ड को अगर हिंदी में आप सर्च करेंगे तो इफिशियंसी का मतलब होता है किफायती। किफायती का मतलब क्या होता है? जिसमें कीमत कम लगे। किफायती मतलब कीमत कम लगे। तो सर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस चीज में कीमत कम लगेगी वो इफिशियंसी हमारी बढ़ा रही है। द आंसर इज यस। इफ अ मैनेजर इज कंप्लीटिंग एनी टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। अब यहां पे कोई टास्क को अगर कोई मैनेजर बहुत कम कॉस्ट में और बहुत कम वेस्टेज के साथ कर दे रहा है, देन वी कैन से दैट मैनेजर इज हैविंग इफिशियंसी इन वर्क। मतलब मैनेजमेंट इफिशियंट है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, सर अगर वर्क मैनेजर ने बहुत मिनिमम कॉस्ट पे किया बट टाइम बहुत ले रहा है, तब क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे मैनेजमेंट इफिशियंसी के साथ वर्क कर रहा है पर इफेक्टिव नहीं है। तो सर इफेक्टिव क्या होता है? तो देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब होता है असरदार। असरदार, डिक्शनरी में वर्ड सर्च करेंगे असरदार। असरदार का मतलब क्या हुआ? जिसने टाइम पे काम पूरा कर दिया, जिसने टाइम पे काम पूरा कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि एक मैनेजर है, उसने बहुत कम टाइम में काम पूरा कर दिया बट उसने वेस्टेज बहुत किया हुआ है, उसने कॉस्ट बहुत लगा दिया। तो हम कह सकते हैं मैनेजर इफेक्टिव है बट इफिशियंट नहीं है। तो एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि केस स्टडी में आएगा कि मैनेजर इफिशियंट है कि इफिशियंसी है, तो हम उसका टाइम और कॉस्ट कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट कम लग रहा है तो इफिशियंसी, अगर टाइम कम लग रहा है तो इफेक्टिवनेस। दोनों कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर इफिशियंसी है तो इफेक्टिवनेस कैसे होगा? तो टाइम पे काम पूरा कराएंगे। अगर इफेक्टिवनेस है तो इफिशियंसी कैसे होगी? टाइम पे काम पूरा हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कॉस्ट भी इसका कम लगे। इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में? सर दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? तो आंसर इज किसी भी कंपनी में एक अच्छा मैनेजर वही होता है जिसके पास ये दोनों हो, मतलब इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब अ गुड मैनेजर शुड बी इफिशियंट एंड इफेक्टिवनेस बोथ। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो पहला मैनेजमेंट का है हम लोग का, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में जितनी चीजें आ सकती हैं, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो टॉपिक्स आ सकते हैं, वो सभी हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की, केस स्टडी समझने की कोशिश की। जो सेकंड टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, जो सेकंड टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वह ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो आई थिंक इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है कि
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हम उसके नोट्स लिख देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अगर इस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को अगर बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को अगर बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाए तो इसको 3 मेजर हेड्स में बांटा जा सकता है। इसको 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन 3 कैटेगरीज का क्या मतलब है? तो देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट अच्छे से अगर हो रहा है तो वो 3 तरह की मेन अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहती है। नंबर 1, वो संस्था खुद क्या चाहती है। नंबर 1, वो संस्था खुद क्या चाहती है, वो व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है उस टॉपिक को अगर डिस्कस करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जो वहां पे पीपल मौजूद हैं, जो कस्टमर्स मौजूद हैं, जो एरिया है जहां पे वो वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वहां के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहते हैं। देखिए, डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके कस्टमर्स, वहां का लोकल एरिया, पीपल, आसपास का एनवायरनमेंट, वो सब आपकी फर्म से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो पर्सनल आपने हायर किए हुए हैं, जो पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं दिन रात, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोले पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। संस्था क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उनके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इस पे केस स्टडी आएगा तो हम कैसे समझेंगे, तो उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप की जाती है तो उसका सबसे पहला मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। सबसे पहला मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। दूसरा मकसद है, अगर कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में बने रहना, उसमें सरवाइव करना। और तीसरा कि हम केवल प्रॉफिट कमाएं और कंपटीशन में बने रहें इतना काफ़ी नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे ब्रांचेस, हमारी शाखाएं बढ़े, हमारा एक फर्म से 2 फर्म हो जाए, हमारी कई सारी सबलेट्स खुल जाएं, हमारे यूनिट्स और बढ़े, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, हम इस तरह से एक्सपैंड करें। तो हम अगर तीनों की को अगर बोलें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब केस स्टडी में कैसे इसको समझेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड लिखा हो कि द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, तो इसका मतलब अगर अर्निंग के ऊपर बात कर रही है अगर केस स्टडी, तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट के बारे में बात किया है। अगर कह रहा है कि देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट एंड कंपनी इज फाइटिंग विद दैट, इसका मतलब वो सर्वाइवल की बात कर रही है। यानी कि कंपनी कंपटीशन में सर्वाइव कर रहा है, और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो चाहते हैं कि उनका ब्रांच बढ़े, वो एक्सपैंड हो, उनकी शॉप बड़ी हो, उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, उनकी फर्म इंक्रीज हो। तो इसको हमने बोला एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेनली 3 चीजें, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दैट सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी कि मैंने अभी बताया कि आपके कस्टमर्स और आपके सोसाइटी जहां पे बिजनेस है वो लोग क्या चाहते हैं। तो इसको आप लोग खुद से फ्रेम करके अपने दिमाग से आप लोग सोच सकते हैं कि एज अगर कस्टमर हम हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट। वी वांट एज अ कस्टमर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, वी वांट प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब जितना उसका क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग दाम हो, बहुत हाई कॉस्ट ना हो, ठीक है। तो वी वांट फेयर प्राइस। तीसरा हो गया, हम लोग ये चाहते हैं कि वे ब्लैक मार्केटिंग ना हो, यानी काला बाजारी ना हो। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करती हैं, वो लंबे समय तक नहीं चल पाती क्योंकि सोसाइटी उनको बायकॉट कर देती है। तो
ब्लैक मार्केटिंग ना हो। अल्टरेशन, यानी अल्टरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो सामान है उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं लोग, उसमें कम ज्यादा कर देते हैं, कुछ मिलावट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। एज अ सोसाइटी हम नहीं चाहते कि हमारी क्वालिटी खराब हो, हमको दाम महंगा पे करना पड़े, हमारे यहाँ पे अल्टरेशन ना हो, हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग ना हो। एज अ कस्टमर हमने ये चीज़ें देखी और हम क्या सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने वर्कर्स हैं, आप बाहर से वर्कर जो हायर कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे लोकल एरिया से भी एम्प्लॉयमेंट दें लोगों को। हमारी कंट्री में अगर आप हैं तो हमारे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहते हैं एज अ सोसाइटी। हम ये चाहते हैं कि जो सोशल वर्क हो, जो आसपास की सोसाइटी ने कुछ सोशल कॉज किया है, सोशल वर्क किया है, या चैरिटी किया हुआ है, या कोई भी सोशल वर्क कर रहे हैं जिससे समाज को फायदा हो, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करे, टाइम टू टाइम हेल्प करे, ऐसा कोई वर्क करे जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो या अपलिफ्टमेंट हो। एग्जाम्पल हम आपको एक छोटा सा देना चाहेंगे, जैसे रिलायंस कंपनी ने गरीब बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी डाल रखी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। गरीब बच्चों को वो पढ़ाते भी हैं। उनका एक वर्क तो होता है पैसे के लिए, लेकिन एक तरफ से सोशल वर्क भी करते रहते हैं। नेक्स्ट, हम क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो मिल्स हैं, उसमें पोल्यूशन ना हो या वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ पे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, सोशल पार्टिसिपेशन हो, हमारे यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल हो। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, बट यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें पॉइंट्स और भी ऐड किए जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आपको इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा कि अगर सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। वो सोसाइटी से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टू द वर्क हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, एनीथिंग। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी से क्या चाहते हैं? आपको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वेज मिले, वहां पे वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, हमारी सेफ्टी का, हमारी सिक्योरिटी का वहां ध्यान रखा जाए, एनवायरमेंट वर्किंग का फ्रेंडली हो, आप इजी वे में वर्क, कंफर्टेबल वे में वर्क कर पाएं। आप चाहेंगे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती रहे, आपको टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़े तो आपको कंपनी से सपोर्ट मिलता रहे, आपको ऐसा ना हमेशा डर रहे मन में कि आज कंपनी है कल हमको निकाल देगी। आप उसमें चाहते हैं टाइम स्पेंड करना, टेन्योर आप उसमें स्पेंड करना चाहते हैं। साथ में ये चाहते हैं कि अगर कोई वर्क आप कर रहे हैं तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाने पहचाने। देखिए यहाँ पे वर्ड है पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर मतलब साथ में वर्क करने वाले लोग। आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं पर आपके कंपनी के लोग ही आपको नहीं जानते, तो आप ऐसी जगह काम नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके आसपास की जो सोसाइटी है, वर्किंग सोसाइटी, जो आपके आसपास लोग हैं, वो लोग भी आपको पहचाने। तो दैट इज कॉल्ड पीयर रिकॉग्नाइजेशन। और सिर्फ हमको पहचाने ना, टाइम टू टाइम कंपनी हमको मौका दे, हमको ट्रेनिंग दे, हमको ऐसी ऐसी टास्क दे जिससे मेरा डेवलपमेंट हो, मैं फ्यूचर में प्रमोशंस पा सकूं, मेरी सैलरी अच्छी हो सके, मेरा ग्रोथ हो सके, मेरे अंदर एक नई स्किल डेवलप हो सके। तो टाइम टू टाइम हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी सोशल की तरह पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी केवल इतने पॉइंट्स तक सीमित नहीं है। एम्प्लॉयज से जुड़ी हुई जो भी टॉपिक्स ऐड होंगी, जो भी टॉपिक्स बढ़ेंगी, वो सारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगी। तो देखिए, अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसमें केस स्टडीज आएंगे तो आप लोग इजीली उसको कर लेंगे। फिर भी इस नोट सामने पड़े हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नोट्स आपके फीचर्स के लिख देता हूं। ओके, द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैंने नोट्स लिख दिए हैं और कुछ छोटे छोटे वर्ड्स इन सब के साथ लिखे हैं जिसकी वजह से आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें। केस स्टडी आ सकते हैं इसके अंदर। देखिए, चांसेस बड़े कम होते हैं कि केस स्टडीज में डायरेक्टली फीचर्स पूछा जाए। कोई केस स्टडी आपके सामने रख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज शोन इन द अबव केस स्टडी। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज शोन इन द अबव केस स्टडी। तो वहां पे आपको डिटेल में समझना पड़ता है।
अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर समय इसी टाइप का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर हम चांसेस नहीं लेते हैं और हम दोनों तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं फीचर्स के बारे में। जो सबसे पहला फीचर्स है जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट करते ही हैं वो होता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, हर डेफिनेशन में लिखा हुआ था फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो मेरे पास पहले से कोई गोल है, दैट इज प्री डिटरमाइंड गोल्स। अगर मैंने कोई गोल नहीं बनाया है तो हम केवल वर्क करेंगे और वो डायरेक्शन लेस होगा। हमको नहीं पता हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। पर मेरे पास पहले से गोल अगर मौजूद है, प्री डिटरमाइंड, पहले से मैंने डिटरमाइन कर रखा है कोई गोल, तो जब भी मैं मैनेजमेंट करूंगा, कोई भी एक्टिविटी करूंगा, तो उसका पर्पस होगा गोल्स को अचीव करना। उसका पर्पस होगा गोल को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि अगले 6 मंथ में हम एक फैक्ट्री लगा दें या एक कंपनी खोल दें। तो अगर मैंने पहले से टाइम दे दिया कि 6 मंथ में हमको ये काम कंप्लीट करना है, तो अब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो मेरा मेन गोल होगा 6 मंथ्स के अंदर वहां फैक्ट्री या कंपनी लगा देना। तो पहले से अगर मेरा गोल डिटरमाइंड है तो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए करेंगे ताकि मेरा गोल अचीव हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको गोल अचीव करने में मदद करता है। ये ऐसा है जो गोल ओरिएंटेड है, मतलब इसका सारा वर्क गोल को अचीव करने के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज डन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स, या एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। सिंपल। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है परवेसिव। इस परवेसिव वर्ड का मतलब पहले समझिए। ये परवेसिव आपका सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, 1-2 चैप्टर्स में और इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, जैसे प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है। तो ये परवेसिव का मतलब क्या हुआ? तो परवेसिव का मतलब हिंदी में होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह मौजूद हो। परवेसिव मतलब जो हर जगह मौजूद हो। किस जगह पे मौजूद हो? देखिए सिंपल जो परवेसिव वर्ड आपके चैप्टर्स में, आपके बुक्स में दिया हुआ है, वो ये कहा है कि एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर मैंने इसमें 2 चीजें और डाल दी हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ये एनजीओ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सोल ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट वहां पे होगा ही होगा। सेकंड, किसी भी साइज का हो, छोटा शॉप हो, बड़ा शॉप हो, स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा साइज, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट आता ही आता है। लास्ट, हर लेवल पे। देखिए लेवल्स हम लोग अपने आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेवल्स मतलब 3 लेवल मौजूद हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिसको लोअर लेवल को हम लोग ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो ये तीनों लेवल में ही मैनेजमेंट का आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मौजूद है। मतलब मैनेजमेंट इन तीनों लेवल्स में भी होता है। यानी परवेसिव की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी लेवल। अगर ये तीनों चीजों को हम देखें तो अगर ये तीनों चीजें मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से फीचर्स के बारे में बात कर रहा है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। जो अगला फीचर है वो थोड़ा डीप है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। जो फीचर है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब, डायमेंशनल का मतलब होता है आयाम, मतलब इसके अलग अलग पहलू हैं। मल्टी का मतलब एक से अधिक, मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट किसी एक चीज पे वर्क नहीं करता, वो कई चीजों पे वर्क करता है। तो अगर मैं डीप में जाऊं तो मैं देख सकता हूं मैनेजमेंट ब्रॉडली 3 चीजों पे वर्क कर रहा है। मैनेजमेंट हम वर्क का करते हैं, जैसे एग्जांपल हमको कोई अगर वर्क करना है तो उस वर्क के लिए हम लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए कि इस वर्क को हम कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे और उसके लिए कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को हम कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ से ले आएंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी वर्क की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मैनेजमेंट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। किसी वर्क के लिए हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब
वो वर्क के बारे में हमने मैनेजमेंट कर लिया। अब उस वर्क को करने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम लोग स्टाफ हायर करेंगे, उन स्टाफ को डायरेक्शन देंगे, उन स्टाफ से वर्क करवाएंगे, मतलब उन लोगों के साथ हम वर्क कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। किसी और से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। अगर किसी और से काम करवा रहे हैं, यानी कोई पीपल, कोई पर्सन से वर्क करवा रहे हैं, इसका मतलब उनसे बेटर वे में काम करवा लेना, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करवा लेना इज मैनेजमेंट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कर रहे हैं पीपल का, लोगों का, स्टाफ का, एम्प्लॉयज का, इसका मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट, अगर मैंने प्लानिंग कर ली, मैंने लोगों को रख लिया, अब मुझे उनके वर्क को कंट्रोल करना है कि हाउ दे आर डूइंग द वर्क, उनका ऑपरेशंस कैसा हो रहा है, उनका वर्क कैसा हो रहा है। तो उनका वर्क को हम टाइम टू टाइम वॉच करेंगे और कंट्रोल करेंगे कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। उनके वर्क में कोई डेविएशन तो नहीं हो रही है, उनका वर्क सीक्वेंस से जैसे हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके कंट्रोल करेंगे। ऑपरेशंस में और भी चीजें आती हैं, अलग अलग वर्क होता है, जैसे सेल्स का वर्क, परचेज का वर्क, प्रोडक्शन का वर्क एंड अदर थिंग्स। तो अगर मैं किसी वर्क को कर रहा हूं तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, अगर किसी पीपल को कर रहा हूं तो स्टाफिंग डायरेक्टिंग, और उसके पार्ट्स को, उसके ऑपरेशंस को मैं देख रहा हूं कंट्रोलिंग सेल्स, परचेज एंड अदर थिंग्स, तो हम लोग कहेंगे इट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो देखिए ये तीन जो आपके सबसे ब्रॉड थे उनको मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, क्यों मैनेजमेंट को हम कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? यहां पे मैंने बोला है कि हमने गोल को अचीव करने के लिए काम किया, लेकिन कंटिन्यूअस कैसे? देखिए मैंने अभी बताया था मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जो स्टेप में होते हैं। स्टेप का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यहां सवाल उठता है कि सर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद क्या? तो कंट्रोलिंग के बाद हम फिर से प्लानिंग पे आ जाते हैं। इसका मतलब दिस साइकिल कंटिन्यूस, दिस स्टार्ट्स एंड गोज टू द कंट्रोलिंग एंड अगेन फ्रॉम कंट्रोलिंग इट कम्स टू प्लानिंग एंड अगेन इट goes to controlling and again it's come to planning. मतलब this cycle continues, planning, organizing, staffing, directing, controlling, again planning, organizing, staffing, directing, controlling, planning, organizing, staffing, directing, controlling, this cycle continues. ये लगातार मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि मैं करके यहां से चला जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, मुझे लगातार इसको देखना होगा, वर्क कराना होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये जो फंक्शंस है ये कंटिन्यूअसली एक साइकिल की तरह वर्क करते रहेंगे जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। कब तक? जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जब तक उसके वर्क होते रहेंगे तब तक मैनेजमेंट होता रहेगा, और जब तक मैनेजमेंट होता रहेगा ये साइकिल चलती रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए इन चारों के बाद स्पेस कम था, इसलिए आगे की तीन चीजें मैंने वहां लिख दी हैं। तो आइए वहां चलते हैं और इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं इसको रब कर दूं। Okay, the next is management is a group activity. Management is a group activity. देखिए हेनरी फ्योल ने, आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं और F.W. टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर के वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, टीम वर्क। अब अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, अकेले आदमी खड़ा है तो वो फर्म को नहीं चला सकता, उसको अपने साथ एक टीम डेवलप करनी होगी जो उसके अलग अलग वर्क को कर सके, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सके। तो पहली चीज कि यू मस्ट हैव अ टीम सो दैट यू कैन डू बेटर मैनेजमेंट। दूसरी बात, टीम होना काफी नहीं है, उस टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, हिंदी में उसको बोलते हैं तालमेल बिठा के काम करना। उस टॉपिक को भी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहा गया मैनेजमेंट को बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ टीम वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल विथ बेटर कोऑर्डिनेशन। विथ बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब आपको टीम वर्क के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना है, तभी बेटर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो
ग्रुप एक्टिविटी की बात आएगी तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, टीम वर्क एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग कोऑर्डिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा मजेदार टॉपिक है, दैट इज मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। अब इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फेल्ट, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट कैन बी फेल्ट। तो मैनेजमेंट कैसा होता है जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अगर मैनेजमेंट कर रहा है या कोई मैनेजर है वो कंपनी में मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट वर्क कैसा कर रहा है ये हम उस वर्क के दौरान नहीं देखते हैं, उसके रिजल्ट की वजह से देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट। अब हमने मैनेजमेंट किया तो वहां आपको दिख नहीं रहा है कि ये लीजिए 100 ग्राम मैनेजमेंट, या फिर ये लीजिए हमने मैनेजमेंट किया है, ये देखिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं दिखता, मैनेजमेंट का रिजल्ट दिखता है। जितना बेटर मैनेजमेंट उतना बेटर रिजल्ट। बेटर मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर रिजल्ट, बैड मैनेजमेंट लीड्स टू बैड रिजल्ट। इसका मतलब वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बट वी कैन सी द रिजल्ट, एंड विथ द रिजल्ट वी कैन मेजर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोई कंपनी है, आप पढ़ रहे हैं, सपोज करिए एग्जाम्स आपके सर पे हैं और आपने बेटर ढंग से पढ़ाई की है, तो आपने कितना मेहनत किया कितना नहीं किया है ये सारी चीजें मायने रखती हैं, पर आपके माइंड में सब कुछ है। वो रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना बेटर पढ़ाई किया, अच्छे ढंग से आपने कितना स्मार्टली वर्क किया है। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ओनली वी कैन सी द रिजल्ट, वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट चेंज। हर समय हर सिचुएशन में आप एक जैसा मैनेजमेंट नहीं लगा सकते। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। सिचुएशन टू सिचुएशन आप मैनेजमेंट के चीज़ों को वेरी करते हैं और अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग तरह का अपना मैनेजमेंट यूज करते हैं। हर समय आप सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट से वर्क नहीं कर सकते। सिचुएशन अलग हो सकता है, वर्किंग कंडीशन अलग हो सकती है, फॉर्म अलग हो सकता है, वर्कर अलग हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैनेजर अलग होते हैं। इसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम अपना कॉमन सेंस यूज करना है एज अ मैनेजर, और अपने अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। इसका मतलब हर समय ही एक जैसा रिजल्ट नहीं देता है। तो हम लोग अभी इस टॉपिक में में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा। तो फीचर्स की बात करें तो इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज परवेसिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट इज इंटेंजिबल एंड इट इज कंटिंजेंट। तो जितने केस स्टडीज आ सकते हैं, जितने टॉपिक्स आ सकते हैं, हम उसमें डिस्कस करने की कोशिश किए हुए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, एग्जाम्स में क्या होता है ना कि हम लोग कई बार फीचर्स की जगह इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस की जगह फीचर्स, फीचर्स की जगह अदर चीज, लिमिटेशंस, ये सब लिख के चले आते हैं। तो माइंड में एकदम क्लियर रहिए, फीचर्स और इंपॉर्टेंस दो अलग चीजें हैं। फीचर्स एंड नेचर्स एक साथ रहेगा, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एक साथ रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने फीचर्स पढ़ा है, अब नेक्स्ट हम जो नोट्स लिखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंस के ऊपर हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं। अभी हम आपके लिए नया नोट्स लिख देते हैं इंपॉर्टेंस का, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने फीचर्स पढ़ा। इंपॉर्टेंस और फीचर्स में क्या डिफरेंस है इसको पहले समझ लेते हैं। फीचर्स का मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैनेजमेंट किन चीजों को मिला के बना है। इंपॉर्टेंस का मतलब वो जरूरी क्यों है, वो जरूरी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में अगर टीचर हैं तो टीचर का फीचर कैसा है अगर मुझे बताना होगा तो टीचर ऐसे दिखते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, वो टीचर्स किस तरह से चलते हैं, उन बच्चों के प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, वो सब कुछ उनके फीचर्स आ गए। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो वाई ही इज इंपॉर्टेंट टू द स्कूल, वाई ही इज इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट्स। रिजल्ट देते हैं वो पढ़ाते अच्छा हैं, उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो सकता है जिसकी वजह से ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस में आ गई। तो इसी सिंपल चीज़ को दिमाग में रख के हम लोग मैनेजमेंट को भी देखते हैं। वो फीचर्स था, ये इंपॉर्टेंस है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो सबसे पहली चीज़ है कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। व्हाट इज ग्रुप गोल? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में
इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, सबका कुछ ना कुछ गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का। अब मैनेजमेंट का वर्क क्या है? डायरेक्ट करना इन सबके गोल को, ताकि वो किसी एक डायरेक्शन में, सबके डिफरेंट गोल्स एक डायरेक्शन में वर्क कर सके और सबका गोल एक हो सके एज अ ग्रुप, और उस गोल को अचीव किया जा सके। मतलब सिंपल वर्ड में इंडिविजुअल एफर्ट को ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट करना, मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट टू ग्रुप एफर्ट एंड डायरेक्टिंग देम फॉर द अचीवमेंट। इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट बना करके हम कोशिश करें, उनको इस तरह से डायरेक्ट करें कि सब ग्रुप एफर्ट्स को अचीव कर सके, और सब इंडिविजुअल के एफर्ट को मिला करके अगर ग्रुप एफर्ट बना है और ग्रुप का एफर्ट पूरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का एफर्ट भी फुलफिल हो रहा है। तो मतलब अगर सिंपल वर्ड में करें तो हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल क्या है? सभी इंडिविजुअल्स के गोल्स को मिला करके, और एज अ मैनेजर ये आपका काम है कि उस ग्रुप गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करें, ताकि अगर ग्रुप का गोल फुलफिल हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी फुलफिल हो जाए। मतलब 3 गोल्स को आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ग्रुप गोल एंड इंडिविजुअल गोल, और इन तीनों गोल्स को आपस में रिकॉन्साइल करना है। रिकॉन्साइल करने का मतलब होता है मिलाना। हमको कोशिश करना है कि इन तीनों चीजों को आपस में मिला दिया जाए। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट करते क्यों है? मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब देखिए, एज अ ओनर या एज अ एम्प्लॉय आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो हो बेटर हो। अब बेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छा हो। मेरे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका हम लोग बेटर अगर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो अब यहां सवाल उठता है, रिसोर्सेज कौन कौन से? मैंने अभी आप लोग को बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मेरी लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, हमारा जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज योर फिजिकल रिसोर्सेज। सेकेंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच इज मनी, द कैपिटल, ओनर्स फंड, आउटसाइडर फंड्स, कुछ भी हो सकता है। उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया वो लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज। ये तीनों तरह के रिसोर्स का अगर मैं यूटिलाइजेशन बेहतर करूं, अगर बेटर यूटिलाइजेशन हो, अगर इसका यूटिलाइजेशन में वेस्टेज कम हो, तो हमारी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज क्रिएट अ डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डायनामिक वर्ड जो होता है वो एक वर्ड से आया है, डायनमो। डायनमो का मतलब होता है विच कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन रोटेटिंग। मशीन्स में आप लोगों ने देखा होगा डायनमो होता है जो लगातार घूमता रहता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए, पूरे आपके बिजनेस स्टडीज के किसी भी चैप्टर में, डायनेमिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। आज से 10 साल पहले जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट था वैसा आज नहीं है, जैसा 20 साल पहले था वैसा पहले नहीं था, अभी नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। जो आज़ादी के टाइम 1947 में था, उससे आज हमारी बिजनेस बहुत चेंज हो चुकी हैं, उससे पहले भी बहुत कुछ डिफरेंट था। तो हमारे यहाँ पे लगातार ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट सब चेंज होता रहता है। अगर इस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट नहीं करें, अडेप्ट ना करें, तो हम फिनिश हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स बहुत सारी आपके पास है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो मार्केट से फिनिश हो गई। एम्बेसडर कार थी इंडिया की, हिंदुस्तान मोटर्स की, उन्होंने वर्क नहीं किया अच्छे से, वो फिनिश हो गई मार्केट से। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चेंज नहीं हुई, अडेप्ट नहीं किया अपने आप को, खत्म हो गई। तो मैनेजमेंट का एक मेन मकसद ये भी होता है कि जब कोई चीज लगातार चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना, उसके साथ कोप अप करना, उसके साथ मैच करना, ताकि इस एनवायरनमेंट के साथ हम भी चेंज हो सके और अपने फर्म को आगे ग्रोथ की तरफ ले जा सके। तो क्या हो गया मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस? इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? विच कैन अडेप्ट द चेंज, जो चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सके। एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। द नेक्स्ट इज
हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा हमने अभी आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि एम्प्लॉयज में जो वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है तो कई तरह के एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉयज का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति ज़्यादा फ्रीडम पाने के लिए वर्क करता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा सैलरी पाने के लिए वर्क करता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा पोस्ट पाने के लिए वर्क करता है, तो सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका मैनेजमेंट बेहतर है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो मैक्सिमम हर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनका प्रॉपर फीडबैक होता है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, कई सारे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम लोग कंटिन्यूअसली अगर वॉच करें तो हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उनका भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। एंड लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी आप लोग को सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाया है कि जो सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी मैनेजमेंट और ओनर्स करंट सिनेरियो में काफी डिफरेंट चीज है। ओनर फायदा चाहता है, ओनर चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, पर मैनेजमेंट एज अ मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट की बहुत डिटेल्ड पढ़ाई होने लगी है। वो लोग क्या चाहते हैं, यस आई विल गिव यू प्रॉफिट, ओनर को प्रॉफिट देंगे, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल HUL ने टीवी में बहुत सारे एड्स रखे हुए हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अभी हैंड वॉश लाइफ बॉय ने बहुत सारा कैंपेन चलाया था, डिटॉल ने चलाया था, ताकि फ्री में उन लोगों ने डॉक्टर्स का कैंप लगाया जिसमें उन लोगों ने बताया कि अपनी बॉडी को किस तरह से सेफ रखा जा सकता है। सैनिटाइजेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है। तो ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है। तो मतलब मैनेजमेंट पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और गोल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इंपॉर्टेंस से जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड आपके मन में आ सकते हैं, तो आप इसके बारे में हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका आंसर दें। जो नेक्स्ट और आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो फंक्शंस को देखते हैं और हम उसके बारे में लिख देते हैं। वैसे कि थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में देंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम उसके बाद आपका दूसरा नोट्स लिख देते हैं बोर्ड्स पे। देखिए फंक्शंस की बात करते हैं हम लोग। मेनली 5 फंक्शंस हमने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे केवल एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपके क्लास 12th के बुक्स में इन सब को एक एक चैप्टर बना दिया गया है और जिसके बारे में डिटेल्ड में उन चैप्टर्स में बताया गया है। जब हम उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे। तो अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि इन फंक्शंस का केवल आपको इंट्रोडक्शन दे दें। तो जो सबसे पहला ही फंक्शन होता है प्लानिंग। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लानिंग को अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो होता है थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग को सबसे सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो प्लानिंग को अगर एक सेंटेंस में मुझे बोलना होगा तो हम बोलेंगे प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। पहले से सोचना इज प्लानिंग। अब इसको सर और डिटेल में अगर समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस। तो यहां पे सवाल उठता है सर व्हाट थिंकिंग, क्या थिंकिंग? थिंकिंग इन एडवांस बस किस चीज को? तो हम इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी डन। मतलब हुआ क्या कि हम ये सोचते हैं कि क्या, पहले से सोचते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है। प्लानिंग को और डिटेल्ड में अगर हम कह सकें तो प्लानिंग हमको ये बताता है कि आज एक्चुअली में हम कहां पे हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। मतलब वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड व्हाट वी वांट टू अचीव, उसके बीच में जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। मतलब प्लानिंग हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड व्हाट वी वांट टू अचीव।
हम क्या पाना चाहते हैं और कहां पे आज हम हैं, उसके बीच में जो गैप है उसको हम प्लानिंग से फुलफिल करते हैं, भरते हैं, और उसमें हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है। इसके बारे में और डिटेल्ड हम प्लानिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसमें उसका प्रोसेस, लिमिटेशन और टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ये स्टेप्स है, ये फंक्शंस जो है ये सीरीज में चलता है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो प्लानिंग का मतलब मैंने सोच लिया, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सोचने के बाद मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को इकट्ठा करना, असेंबल करना, असेंबलिंग द रिसोर्सेस, उन सभी रिसोर्सेस को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, उनको हम लोग एक साथ ले आएंगे जिन चीजों की जरूरत है, और लाने के बाद जो सिमिलर नेचर की चीजें हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। जो सिमिलर चीजें हैं उनको ग्रुप में बांटना, मतलब क्या हुआ, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग द रिसोर्सेज। असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग द रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए मैंने प्लानिंग की है कंपनी फॉर्म डालने की, तो उसके लिए मुझे कंपनी चाहिए, उसके लिए मुझे पर्सन्स चाहिए, उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट्स चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट, हर पर्सन्स को ले आना, पैसे को ले आना, तो पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दी, प्रोडक्शन से चीज़ें जो जुड़ी हैं उनको प्रोडक्शन में डाल दिया, उसके लिए अलग अलग वर्क असाइन कर दिया लोगों को। तो हमने क्या काम किया कि हमने सब चीज़ों को इकट्ठा किया और उसको अलग अलग ग्रुप में हमने बांट दिया, और उसके बाद मैंने उन चीजों को आपस में इंटर रिलेट कर दिया ताकि कौन किससे जुड़ा होगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आंसर देगा, कौन किससे क्वेश्चन करेगा, तो इन सब चीज के बीच में एक रिलेशन तैयार करेंगे। तो इन चीजों को हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मतलब असेंबलिंग, ग्रुपिंग, डिवाइडिंग ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस एंड हैविंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब ये दोनों वर्क देखिए पेपर पे हो रहा है। स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है, आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, आपने सोच लिया, आपने चीजें इकट्ठा कर ली, अब इन काम को करने के लिए आपको लोग चाहिए, मतलब स्टाफ चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को सिंपल वर्ड में हम अगर एकदम एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, स्टाफिंग मीन्स कीपिंग द स्टाफ, बट मैनेजमेंट में इसका जो डेफिनेशन है वो और डीप है और ब्रॉड है। कई सारे डेफिनेशन है, हम यहाँ पे सबसे छोटा और सिंपल डेफिनेशन लेके समझने की कोशिश करते हैं। स्टाफिंग मींस कीपिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, केवल स्टाफ रखना काफी नहीं है, सही आदमी सही काम पे रखना जरूरी है, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। मतलब स्टाफिंग मींस कीपिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन। केवल स्टाफ रख देंगे तो वो गड़बड़ कर देगा, लेकिन सही काम पे सही व्यक्ति रखेंगे जिसके पास सही क्वालिफिकेशन है तो वो काम आपका सही करेगा। तो हमने 3 स्टेप देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। इन तीनों के बाद जो रियल वर्क स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग में स्टार्ट होता है। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, निर्देशन हिंदी में कहते हैं हम लोग, डायरेक्टर होते हैं ना मूवी के, निर्देशक। तो वो करते क्या है, हमने आदमी रख लिया, स्टाफिंग रख लिया, तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं। एज अ मैनेजर, अगर आप मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे, उनको करके दिखाएंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो वर्क को ज्यादा बेस्ट वे में कर सकें। जरूरी चीजों को उनके साथ कम्युनिकेशन करके बताएंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। मतलब हुआ क्या, अगर मैं सिंपल डायरेक्टिंग की बात करूं तो वो सारी चीजें जो वर्क करवाने के लिए जरूरी है बेटर वे में, वो सब डायरेक्टिंग में आ गया। जैसे एग्जांपल, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, सुपरवाइजिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मतलब डायरेक्टिंग में वो सभी चीजें आ गई जो किसी इंप्लॉयज को बेटर वर्क करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। तो हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, लेकिन अगर डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो वर्क ही नहीं होगा। तो हमने डायरेक्टिंग करके वर्क करवाना स्टार्ट कर दिया। अब जो लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग। ये जो आपने डायरेक्टिंग में वर्क करवाना स्टार्ट किया है, ये वर्क सही से हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग कंट्रोलिंग में देखते हैं। मतलब हमने जो प्लान किया था, मेरी जो परफॉर्मेंस, जो मेरी प्लान्ड परफॉर्मेंस है और जो मेरी एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब कंपेयरिंग योर प्लान्ड परफॉर्मेंस विथ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो उस डेविएशन को देखना, उसको ढूंढना कि क्या रीजन हुआ कि हमारे यहां पे ये डेविएशन आ गया। जो मैंने प्लान किया था और जो एक्चुअली में हो रहा है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो डेविएशन आ रहा है। फाइंड करना,
उसको कंपेयर करना, फाइंड करना, उसके बाद उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो मतलब कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, फाइंडिंग द डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, उसके बाद एक चीज और होती है फीडबैक, उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार करना कि ये चीजें क्यों हुई। तो यहां पे आ गया कंट्रोलिंग, मतलब अपने परफॉर्मेंस को सही ट्रैक पे वापस ले आना। सही ट्रैक पे वापस लाने के लिए हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और उसके बाद हम लोग सही ट्रैक पे लाने के लिए वापस से प्लानिंग करते हैं, जरूरत पड़ा तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ सर्कुलर प्रोसेस। मतलब कंट्रोलिंग हुआ, यहां आपने देख लिया डेविएशन है, तो आप फिर डेविएशन को हटाने के लिए प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो यहां पे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस वीडियो में इतना ही। अभी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। उस लेवल्स में कौन कौन आते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन। एक छोटा सा टॉपिक और ऐड हुआ है, मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज के वीडियो में हम लोगों ने नेचर पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा। नेचर और सिग्निफिकेंस में हमने इनके इंपॉर्टेंस पढ़े, फीचर्स पढ़े, हम लोगों ने इनके फंक्शंस को पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को पढ़ा, उनके डेफिनेशंस को पढ़ा। तो आई होप जितना मैक्सिमम इसको समझाया जा सकता है डीप में जाकर के मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में आप हमसे पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।